नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी स्टोरी बिल्कुल आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा वाली स्टोरी से मिलती जुलती है। इस मूवी का नाम फॉरेस्ट गंप है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है। वो एक जगह पर बैठा बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। फॉरेस्ट गंप उस लेडी के जूतों को बड़े ध्यान से देखता रहता है। फिर वो उस लेडी से कहता है, कभी मेरे पास भी ऐसे जूते हुआ करते थे, जहाँ तक मुझे याद है। इतना कहने के बाद वो अपने दिमाग पर जोर देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है, जहाँ हम फॉरेस्ट गंप के बचपन को देखते हैं। जब वह काफी छोटा था और उसे चलने में काफी दिक्कत थी, इसीलिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लाई होती है। तब डॉक्टर उसे एक अजीब से जूते पहना देता है, जिसकी मदद से वो अच्छे से चलने लगा था। वो डॉक्टर उसकी माँ से बताता है, मिसेज गंप, फॉरेस्ट की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और मुझे अफसोस होता है ये कहने के लिए कि आपका बच्चा अब कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। अब फॉरेस्ट गंप उन्हीं जूतों की मदद से जैसे तैसे चलना शुरू कर देता है और वो अपने जूतों से काफी परेशान होता है। लेकिन उसकी माँ हौसला बढ़ाते हुए कहती है, अगर ईश्वर सबको एक जैसा बनाता तो तुम्हारी तरह ही सबके पैर होते, इसीलिए तुम सबसे अलग हो। ये सब कहकर उसकी माँ उसके भीतर पॉजिटिविटी लाना चाहती है। जब फॉरेस्ट गंप की माँ उसका एडमिशन कराने स्कूल लाती है तो प्रिंसिपल उसका एडमिशन नहीं करता, क्योंकि फॉरेस्ट गंप का IQ लेवल 80 से भी कम था। फिर भी उसकी माँ प्रिंसिपल के साथ रात गुजार कर किसी तरह उसका एडमिशन सभी बच्चों के साथ ही उसी स्कूल में करवा देती है। अपने स्कूल के पहले दिन जब फॉरेस्ट गंप स्कूल के बस में जाता है तो उसे कोई अपने पास बैठने नहीं देता। तभी वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम जेनी होता है। वो फॉरेस्ट को अपने पास बिठा लेती है। अब फॉरेस्ट और जेनी के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट गंप के पिता नहीं होते हैं, इसीलिए उसकी माँ अपने घर के कुछ कमरों को किराए पर दिया होता है ताकि उन सब से उनका खर्चा चल सके। इधर अब फॉरेस्ट और जेनी दोनों पक्के दोस्त बन चुके हैं। जेनी अपना ज्यादातर समय फॉरेस्ट के साथ ही बिताती है, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता एक शराबी थे और शराब पीने के बाद वो जेनी को परेशान किया करते थे। एक दिन फॉरेस्ट गंप और जेनी स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ शरारती लड़के आ जाते हैं। वो लड़के फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारकर तंग करने लगते हैं और कहते हैं, बेवकूफ कहीं का। तब जेनी कहती है, भागो फॉरेस्ट भागो, जितना तेज हो सकते हैं भागो। अब वो तीनों लड़के साइकिल से फॉरेस्ट गंप के पीछे पड़ जाते हैं। इधर फॉरेस्ट गंप अजीब तरीके से भाग रहा होता है। धीरे धीरे वो तेज दौड़ने लगता है, जिस वजह से उसके जूते में लगी हुई रॉड अपने आप ही टूट जाती है और अब वो अच्छे से दौड़ने लगता है। और वो इतनी तेज भागता है कि वो लड़के उसे साइकिल से भी नहीं पकड़ पाते। अब फॉरेस्ट को पहली बार अपनी काबिलियत का पता चलता है कि वो काफी तेज भाग सकता है। जेनी अक्सर रात में फॉरेस्ट गंप के साथ सोने के लिए आ जाती थी, क्योंकि उसके पिता शराबी थे। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप और जेनी दोनों जवान हो गए हैं और वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी वही शरारती लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, जो उसे बचपन में परेशान किया करते थे। और जेनी फिर एक बार फॉरेस्ट गंप से कहती है, भागो फॉरेस्ट भागो, जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागो। अब क्या था, फॉरेस्ट भागो का नाम सुनकर तुरंत भागने लगता है। वो इतना तेज भागता है कि वो लड़के कार से भी उसे नहीं पकड़ पाते। अब फॉरेस्ट भागते हुए एक फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है। वहाँ एक खिलाड़ी फुटबॉल लेकर गोल की तरफ भाग रहा था। वहीं फॉरेस्ट भी इतना तेज दौड़ता है कि उसे पीछे छोड़ देता है और वो आगे निकल जाता है। और ये सब वहाँ के कोच देखते हैं और वो अपनी टीम के लोगों से पूछते हैं, आखिर ये कौन है जो इतना तेज भाग रहा है। तब उनकी टीम का एक मेंबर बताता है, ये बहुत ही बेवकूफ किस्म का आदमी है और इसका नाम फॉरेस्ट गंप है, और जहाँ तक मुझे लगता है बिना वजह के भागता जा रहा है। लेकिन वो कोच उसकी दौड़ने की स्पीड को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए वो फॉरेस्ट गंप को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके लिए फॉरेस्ट को कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो हर साल कॉलेज में फेल हो जाता था। लेकिन फॉरेस्ट गंप को कॉलेज की फुटबॉल टीम में रखा गया था, इसीलिए उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। उसे इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसे बस ये पता होता है कि मुझे बॉल लेकर भागना है, और जब भी उसके हाथ में बॉल आती वो भागना शुरू कर देता। और उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे कब और कहाँ रुकना है, इसीलिए वो कभी कभी बॉल लेकर ग्राउंड से बाहर आ जाता। लेकिन फिर भी वहाँ का कोच उससे काफी खुश था, क्योंकि उसी की वजह से उसकी टीम कई सारे मैच जीत चुकी थी। अब फॉरेस्ट गंप बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, पूरी अमेरिका में उसका नाम हो जाता है। अब उसे अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लिया जाता है। अगले 5 साल तक फॉरेस्ट गंप यही फुटबॉल खेलता रहता है और इन 5 सालों में वो ग्रेजुएट हो कॉलेज से पास आउट हो जाता है।
अब उसे डिग्री मिल जाती है। हालांकि वो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर था, लेकिन फुटबॉल की वजह से उसे ये डिग्री मिली थी। जब फॉरेस्ट गंप डिग्री लेकर अपनी माँ के साथ कॉलेज से बाहर आता है, तब वहीं पर एक आर्मी का ऑफिसर आता है और वो फॉरेस्ट को आर्मी की जॉब का ऑफर देता है। अब फॉरेस्ट आर्मी में भर्ती हो जाता है और वो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए एक बस में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ बस में कोई भी फॉरेस्ट को अपने पास नहीं बैठने देता। तभी वहीं पर बैठा एक भद्दा सा आदमी कहता है, तुम यहाँ बैठ सकती हो। उस आदमी को सब लोग बाबा के नाम से जानते हैं। अब फॉरेस्ट गंप वहाँ बैठ जाता है। तब बाबा कहता है, आज तक मेरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया है, वह है झींगा पकड़ना, और मैं भी झींगा पकड़ना जानता हूँ। और मैं तो झींगा पकड़ने के लिए एक बोट खरीदना चाहता था, लेकिन मैं तो आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी माँ, मेरी दादी, यहाँ तक कि मेरी माँ की माँ भी झींगे पकाती है और मैं भी झींगे पकाने चाहता हूँ। इसी तरह से बाबा हरदम फॉरेस्ट से अपने झींगों के व्यापार की बातें ही किया करता था। फॉरेस्ट ये सब चुपचाप सुना करता था, वो भी कुछ नहीं बोलता। अब हमें ट्रेनिंग के वक्त दिखाया जाता है, वहाँ एक ऑफिसर सभी सोल्जर्स को एक गन देकर उसे असेंबल करने को कहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गंप बहुत ही जल्दी अपनी गन को असेंबल कर देता है। ये देखकर उसका सोल्जर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है, अरे वाह, तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज तक आर्मी के किसी सोल्जर ने इतनी जल्दी गन को असेंबल नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा IQ लेवल बहुत हाई है। तब फॉरेस्ट गंप कहता है, ओके सर। एक रात में जब फॉरेस्ट लेटा होता है, तभी वो देखता है कि जेनी की अश्लील फोटो की वजह से उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है। इसीलिए फॉरेस्ट छुट्टी लेकर जेनी से मिलने जाता है और वहाँ वो देखता है कि जेनी एक नाइट क्लब में गाना गा रही होती है। तभी कुछ लोग उसे छेड़ने लगते हैं। ये देखकर फॉरेस्ट उन सब पर अटैक कर देता है। तब जेनी उससे गुस्सा होकर कहती है, तुम मुझे हमेशा बचाने नहीं आ सकते। असल में जेनी अपनी जिंदगी से काफी परेशान होती है और वह अपने गोल से भटक चुकी थी। फॉरेस्ट गंप कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब जेनी कहती है, तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? फिर वहाँ एक गाड़ी आती है। जेनी उससे लिफ्ट मांगती है। अब जेनी उनके साथ जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले फॉरेस्ट गंप उससे कहता है, मैं एक वॉर में लड़ने के लिए वियतनाम जा रहा हूँ। तब जेनी कहती है, मुझसे वादा करो फॉरेस्ट कि जब भी खतरा होगा तुम बस वहाँ से भाग जाओगे और हीरो बनने की कोशिश मत करना। इसके बाद फॉरेस्ट गंप अपने सोल्जर साथियों के साथ वियतनाम आ जाता है, जहाँ पर एक बड़ी वार चल रही थी। फॉरेस्ट के साथ झींगों वाला बाबा भी होता है। जब बाबा वहाँ पर एक झील को देखता है, तब वो फॉरेस्ट से कहता है, एक बार हम वियतनाम पर कब्जा कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर भी झींगे पकड़ने का काम करेंगे। यहाँ तक कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान भी है। हम दोनों एक बड़ी सी शिप खरीद लेंगे, फिर पार्टनरशिप में हम समुद्र में जाकर बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे और हमें घर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसी जहाज में रहेंगे और खाने में हम सिर्फ झींगे ही खाएंगे। तब फॉरेस्ट गंप सिर्फ इतना ही कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है बाबा तुम्हारा, हम ये सब जरूर करेंगे। एक दिन सारे सोल्जर्स वॉर के लिए आगे जा रहे होते हैं। तभी उन पर दुश्मन अटैक कर देते हैं और उन सब पर गोलियां चल रही होती हैं। तभी फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया हुआ वादा याद आ जाता है कि मुसीबत में उसे भागना है, और फॉरेस्ट गंप वहाँ से तेजी से भाग आता है और आगे आकर उसे पता चलता है कि वो इतनी तेज भाग आया कि वो अकेला रह गया और उसके साथी अभी भी पीछे ही हैं। फिर वह उन्हें बचाने के लिए वापस आता है और वहाँ कई लोग जख्मी होते हैं। फॉरेस्ट एक एक करके सब सैनिकों को सुरक्षित जगह पर ले आता है और वो जब वहाँ के लेफ्टिनेंट डैन को ला रहा होता है, तब लेफ्टिनेंट उसे रोकता है और कहता है, तुम और सबको बचाओ, मुझे यहीं अपने बाकी सैनिकों के साथ मर जाने दो। लेकिन फॉरेस्ट गंप उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें भी वहीं ले जाकर पहुंचा देता है। अब फॉरेस्ट अपने दोस्त बाबा को ढूंढ रहा होता है, जो हमेशा झींगों की बात किया करता था, लेकिन बाबा को गोली लग चुकी थी। अब वो मरने ही वाला होता है। तब वो मरते वक्त फॉरेस्ट से कहता है, झींगों को पकड़ने के लिए मेरे ना रहने पर तुम कैप्टन बन जाना। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर फॉरेस्ट गंप भी होता है, क्योंकि उसी वार में उसके पिछवाड़े में एक गोली लग गई थी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ आइसक्रीम खाने में मस्त था। वो एक आइसक्रीम वहाँ पर लेफ्टिनेंट डैन को भी देता है, जिनकी जान उसने बचाई थी, लेकिन वो फॉरेस्ट गंप से काफी नाराज थे, क्योंकि उनके दोनों पैर कट चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि इस हालात
रात में वो जिंदा रहे, लेकिन फॉरेस्ट गंप ने उनके मना करने के बावजूद भी उन्हें बचा लिया था। वहीं पर फॉरेस्ट गंप देखता है कि एक जख्मी सोल्जर पिंग पोंग खेल रहा है। तब फॉरेस्ट भी वहीं जाकर पिंग पोंग खेलना शुरू कर देता है। फॉरेस्ट से वो सोल्जर बताता है कि तुम्हें सिर्फ बॉल पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है और तुम सिर्फ उस बॉल को देखकर निशाना लगा के मारते रहो, बस यही करना है तुम्हें। अब फॉरेस्ट भी यही करता है और धीरे धीरे उसे पिंग पोंग खेलने में मजा आने लगता है, इसीलिए वो दिन रात पिंग पोंग खेला करता है। वो इतना अच्छा खेलने लगता है कि सभी सोल्जर्स बैठकर उसका एंजॉय लेते हैं। अब फॉरेस्ट गंप को वॉर में सबकी जान बचाने के लिए मेडल दिया जाता है। मेडल मिलने के बाद उसकी मुलाकात जेनी से होती है। अब फॉरेस्ट गंप बहुत ही अच्छा पिंग पोंग खेलने लगता है, इसीलिए उसे नेशनल लेवल पर पिंग पोंग खेलने के लिए चाइना भेजा जाता है और वहाँ का पिंग पोंग जीतकर फॉरेस्ट गंप अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है। एक दिन फॉरेस्ट गंप शहर में घूम रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे लेफ्टिनेंट डैन मिलते हैं, जिसकी जान फॉरेस्ट ने बचाई थी। उसके पैर नहीं होते, इसीलिए लेफ्टिनेंट हमेशा व्हील चेयर के सहारे ही चलता है। लेफ्टिनेंट अपनी इस जिंदगी से काफी निराश होता है। लेफ्टिनेंट फॉरेस्ट गंप से कहता है, तुम एक बेवकूफ हो और गवर्नमेंट ने एक मंद बुद्धि को अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इसके बाद फॉरेस्ट गंप कहता है, यस सर, कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो एक बड़ी सी शिप खरीदूंगा और उस शिप का कैप्टन मैं खुद बनूंगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त बाबा से यह वादा किया था। तब लेफ्टिनेंट उस पर हंसकर कहता है, वैसे तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम ये कर पाओगे, लेकिन अगर तुम कैप्टन बन गए तो मैं तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। अब वो दिन आ जाता है जब फॉरेस्ट गंप को अपनी आर्मी वाली जॉब से रिटायरमेंट मिल जाती है। इसके बाद फॉरेस्ट गंप बाबा के घर जाता है और वहाँ उसकी मॉम से बताता है, मैंने बाबा को वादा किया था कि मैं उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक बड़ी शिप खरीदूंगा और हम दोनों मिलकर झींगों का कारोबार करेंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब बाबा की माँ कहती है, क्या तुम पागल हो? फॉरेस्ट गंप को रिटायरमेंट में आर्मी के द्वारा कुछ पैसे मिले होते हैं और वो उन सारे पैसों से एक बहुत बड़ी शिप खरीद लेता है, लेकिन कई दिन मेहनत करने के बाद भी वो एक भी झींगा नहीं पकड़ पाता। एक दिन वो देखता है कि किनारे पर लेफ्टिनेंट डैन बैठे हैं। अब फॉरेस्ट गंप अपनी चलती हुई शिप को छोड़कर लेफ्टिनेंट डैन के पास आ जाता है। तब लेफ्टिनेंट कहते हैं, मैं अपना वादा पूरा करके आ गया और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि तुम कैप्टन हो तो मैं तुम्हें सर कहूंगा। तब फॉरेस्ट गंप कहता है, यस सर। अब वो दोनों मिलकर झींगे पकड़ने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश के बावजूद भी इन्हें एक भी झींगा नहीं मिलता, लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते, इसीलिए एक दिन रात में ये दोनों समुद्र में झींगे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी रात समुद्र में एक बड़ा तूफान आ जाता है और अगली सुबह जब वो किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की सारी नावें टूट चुकी हैं और वहाँ सिर्फ फॉरेस्ट गंप की ही नाव बची थी और वहाँ पर जो नावें बर्बाद हुई थी और वो सारी नावें झींगे पकड़ने वाले लोगों की ही थी। और अब ये लोग पूरे समुद्र में अकेले ही झींगे पकड़ते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत सारे झींगे पकड़ लेते हैं और उन्हें बेचकर ये काफी अमीर हो जाते हैं। अब इन दोनों ने मिलकर झींगों की एक बहुत बड़ी कंपनी खोल ली, जिसका नाम उन्होंने बाबा गंप्स रख दिया, जो पूरे अमेरिका में फेमस हो चुकी है। एक शाम को जब वो दोनों शिप पर होते हैं तभी फॉरेस्ट गंप को पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है। ये सुनते ही वो चलती हुई शिप से पानी में कूद जाता है और भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। फॉरेस्ट गंप फैसला लेता है कि अब वो वापस झींगे पकड़ने के लिए नहीं जाएगा और लेफ्टिनेंट डैन ही ये काम अकेला संभालेगा और वहीं रहकर वो घास काटने की नौकरी कर लेता है। एक दिन उसे लेफ्टिनेंट डैन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, जिससे तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और असल में ये एप्पल नाम की कंपनी होती है जो आईफोन बनाया करती है, लेकिन फॉरेस्ट को एप्पल नाम से लगता है कि लेफ्टिनेंट ने किसी फलों की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती। धीरे धीरे वो दोनों मिलियनियर बन जाते हैं। अब फॉरेस्ट गंप के पास जो भी पैसा आता है वो उसका कुछ हिस्सा चर्च में और कुछ हॉस्पिटल में, और उससे बचने के बाद वो सारा पैसा बाबा की मॉम को दे देता है। बाबा की मॉम अक्सर दूसरे घरों में खाना बनाया करती थी, लेकिन अब उन्होंने अपना खुद का एक होटल खोल लिया है। इधर फॉरेस्ट गंप अपनी लाइफ से काफी उदास होता है और साथ ही में उसे जेनी की बहुत ज्यादा
ज्यादा याद आ रही होती है। अचानक एक दिन जेनी वापस आ जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो क्यों वापस आई है। असल में जेनी अपनी अकेली जिंदगी से काफी परेशान थी, इसीलिए वो फॉरेस्ट गंप के पास आ गई है। ये दोनों दिन भर बातें किया करते हैं। एक रात फॉरेस्ट गंप जेनी से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब जेनी कहती है, मैं नहीं चाहती, तुम मुझसे शादी करो। फिर रात में फॉरेस्ट और जेनी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फिर इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगली सुबह जब फॉरेस्ट उठता है तो वो देखता है कि जेनी वहाँ नहीं होती है और वो वहाँ से जा चुकी थी। ये जानकर फॉरेस्ट को बहुत दुख होता है, इसीलिए अब फॉरेस्ट का मन करता है कि वह भागना शुरू कर दे। अब फॉरेस्ट भागना शुरू कर देता है। अब वो लगातार कई दिन, कई महीने, यहाँ तक कि कई सालों तक भागता रहता है। सारे न्यूज रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि तुम क्यों भाग रहे हो, और इस तरह से वो दौड़ने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। लेकिन फॉरेस्ट गंप के पास भागने की कोई वजह ही नहीं थी। वो तो बस अपने मन की बात मानकर भाग रहा होता है। सभी लोगों को लगता है कि फॉरेस्ट गंप का कोई बड़ा उद्देश्य है, इसीलिए उसके पीछे काफी लोग भागने लगते हैं। अब फॉरेस्ट गंप को भागते भागते 3 साल 2 महीने 24 दिन हो जाते हैं। एक दिन वो अचानक से रुक जाता है। पीछे के सभी लोगों को लगता है कि अब शायद फॉरेस्ट गंप कुछ कहें और उन लोगों को मार्गदर्शन दे, और वो सब उनकी बात सुनने को बेताब थे। लेकिन फॉरेस्ट गंप सिर्फ इतना कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। अब वो अपने घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद उसे जेनी का लेटर मिलता है। उसमें जेनी ने अपना एड्रेस देकर उसे अपने पास बुलाया होता है। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ फॉरेस्ट गंप बैठकर बस का इंतजार कर रहा था और लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा था। फिर फॉरेस्ट गंप लेटर वाले एड्रेस को वहाँ पर बैठी एक महिला को दिखाता है। तब वो लेडी कहती है, इस एड्रेस पर जाने के लिए तुम्हें बस पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो रोड के उस तरफ ही है, बस तुम्हें ये सड़क पार करनी है और तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब वो भागकर वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ पर जेनी मिलती है। जेनी उसे अपने बेटे से मिलवाती है और वो बताती है कि इसका नाम भी मैंने तुम्हारे नाम पर ही रखा है, फॉरेस्ट गंप, क्योंकि ये तुम्हारा ही बेटा है। अब फॉरेस्ट गंप अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होता है। एक दिन जेनी फॉरेस्ट से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। इनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आते हैं और उन्होंने भी अब शादी कर ली है और साथ ही उन्होंने अपने नकली पैर भी बनवा लिए हैं। शादी के कुछ दिनों बाद किसी बीमारी के चलते जेनी की मृत्यु हो जाती है। अब फॉरेस्ट गंप अपने बेटी के साथ रहने लगता है और वो उसका काफी ख्याल रखता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस तरह से फॉरेस्ट गंप अपने बचपन में बस से स्कूल जाता था, उसका बेटा भी वैसे ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस होता है। फॉरेस्ट गंप का IQ लेवल बहुत ही कम, यहाँ तक कि 80 से कम था, लेकिन उसके ही बेटे का IQ लेवल बहुत ही अधिक 200 से ऊपर था। इस पूरी स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट गंप जो एक बेवकूफ था, जिसे स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत कम था, इसके बावजूद भी उसने बहुत बड़े बड़े काम किए जो शायद एक बहुत ज्यादा IQ लेवल वाले आदमी भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो भी करता था उसमें अपना 100% देता था। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी लाइफ में हमें कोई भी काम अगर करना है तो उस पर हमें अपना पूरा फोकस देना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।